क्या है तुल्यांकी भार, आइए इसको समझा जाए। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब हम लेते हैं तो उसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ हमेशा द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में ही अभिक्रिया करता है। अगर हम इसका उदाहरण लें, हाइड्रोजन का 1 ग्राम क्लोरीन के 35.5 ग्राम के साथ अभिक्रिया करेगा, या हाइड्रोजन का 1 ग्राम सिल्वर के 108 ग्राम से हमेशा रिएक्ट करेगा। ये जो तत्व आपस में क्रिया करते हैं, पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं, और पदार्थों के इसी भार को, इसी द्रव्यमान को हम पदार्थों का तुल्यांकी भार कहते हैं। जैसे ये एक अभिक्रिया है जिसमें जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। आप देखिए, जिंक 65 ग्राम, ये हम मोल भार की बात कर रहे हैं इसलिए हमने ग्राम लिखा है। सल्फ्यूरिक एसिड के 98 ग्राम से क्रिया करता है और हाइड्रोजन का 2 ग्राम उत्पन्न होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का 2 ग्राम जिंक 65 ग्राम के समतुल्य है। तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम जिंक के 65/2 यानी 32.5 ग्राम के समतुल्य होगा, और यही भार जिंक का तुल्यांकी भार कहलाएगा, 32.5 ग्राम। इसी प्रकार से हाइड्रोजन का 2 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के 98 ग्राम से पैदा हो रहा है। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का 1 ग्राम बराबर सल्फ्यूरिक एसिड का 98/2 49 ग्राम है। दूसरे शब्दों में सल्फ्यूरिक एसिड का तुल्यांकी भार 49 है या 49 ग्राम है। ये तुल्यांकी भार की जो संकल्पना है, ये आज से नहीं है, कई 100 साल से है, और बहुत से वैज्ञानिकों ने इस पे अपना अपना योगदान दिया है, जिसमें रिक्टर, वेंजल, जॉन डाल्टन, कैनिजेरो वगैरह बहुत से वैज्ञानिक हैं। रिक्टर ने पहली बार स्टिकोइमीट्री शब्द का प्रयोग किया है और उन्होंने बहुत सारे तत्वों के तुल्यांकी भारों की गणना की है। ये बहुत पुरानी 1866 में प्रदर्शित एक टेबल है जिसमें तत्वों का तुल्यांकी भार उन्होंने कैलकुलेट किया है। अब तुल्यांकी भार ज्ञात करने की एक्सपेरिमेंटल विधि क्या है, प्रायोगिक विधि क्या है, तो इसमें बहुत सारी विधियां हैं। हाइड्रोजन विस्थापन विधि, ऑक्साइड अपचयन विधि, विद्युत अपघटन, ऑक्साइड निर्माण, क्लोराइड निर्माण और उभय अपघटन। तो अलग अलग तत्वों के लिए, अलग अलग पदार्थों के लिए हम अलग अलग विधियों का इस्तेमाल करते हैं। हम उसमें से एक विधि, हाइड्रोजन विस्थापन विधि की यहां चर्चा करेंगे। ये सक्रिय धातुओं के लिए है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक वगैरह, और इसमें हम किसी धातु को डाइल्यूट तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। हाइड्रोजन गैस कितनी मुक्त हुई उसको हम एसटीपी पर कैलकुलेट करते हैं कि एसटीपी पर उसका कितना वॉल्यूम होगा। अब अगर x ग्राम मेटल हाइड्रोजन के y ग्राम को पैदा कर रहा है तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम कितने मेटल के समतुल्य होगा, और उस विधि से हम उस तत्व का, उस धातु का तुल्यांकी भार ज्ञात कर लेते हैं। यहां पर कुछ चीजें हमको ध्यान रखनी होगी, और यही चीजें ऐसी हैं जो आपको संशय में डालती हैं, उलझन में डालती हैं। पहली चीज कि तुल्यांकी भार कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है, वो परिवर्तनशील भी होता है। मतलब किसी के लिए स्थिर भी हो सकता है और किसी के लिए परिवर्तनशील भी हो सकता है। परिवर्तनशील क्यों होगा? अगर उसका ऑक्सीकरण अवस्था अलग अलग है, अगर तत्व की वैलेंसी अलग अलग है, अगर किसी अभिक्रिया में X तुल्यांकी भार है तो हो सकता है किसी दूसरी अभिक्रिया में उसका Y तुल्यांकी भार हो। इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे, समझेंगे जब हम उदाहरण लेंगे। सबसे पहले हम आते हैं तत्वों का तुल्यांकी भार। बड़ा सीधा सा सूत्र है, तत्व का परमाणु भार बटा तत्व की संयोजकता। अब जैसे मैग्नीशियम का तुल्यांकी भार है 24/2
यहां 2 इसलिए आया है क्योंकि मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो 2 है, इसलिए मैग्नीशियम का तुल्यांकी भार आ गया 12। ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार 16/2 क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। आयोडीन की वैलेंसी 127/1 क्योंकि आयोडीन एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो 127 आ गया। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसे बहुत से तत्व हैं जिनमें परिवर्ती संयोजकता पाई जाती है और ऐसे तत्वों के लिए उनका जो तुल्यांकी भार है वह भी परिवर्तनीय होगा। जैसे अगर हम क्यूप्रस सॉल्ट लें, क्यूप्रस सॉल्ट का मतलब है कॉपर +1 जिसमें संयोजकता 1 है, तो 63.5 ये उसका परमाणु भार है अपॉन 1 ये हो जाएगा। लेकिन अगर हम क्यूप्रिक सॉल्ट लेते हैं जैसे कॉपर सल्फेट जिसमें कॉपर की संयोजकता 2 है, तो इसी कॉपर का तुल्यांकी भार 63.5 अपॉन 2 हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि तुल्यांकी भार संयोजकता परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता रहता है। अब इसी तरह लवण का भी हम तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। लवण का सूत्र भार, आप उसको अणु भार कह सकते हैं, बटा धनायन या ऋणायन, हम कुछ भी ले सकते हैं, का कुल आवेश। उदाहरण के लिए NaCl का कैलकुलेट करके दिखाया गया है और ये 58.5 आया है। लेकिन जब हम सोडियम कार्बोनेट लेते हैं तो इसको आप देखिए कि अणु भार को हमने 2 से भाग दिया। 2 से इसलिए भाग दिया है कि यहां पर 2 सोडियम है, यानी 2 पॉजिटिव चार्ज, या कार्बोनेट पर 2 निगेटिव चार्ज हैं, तो या तो पॉजिटिव चार्ज के टोटल अमाउंट से आप भाग दे दें या ऋणायन के ऋण आवेश से आप भाग दे दें। इसी तरह एक तीसरा उदाहरण है फेरिक क्लोराइड। इसमें आयरन पर +3 आवेश है, या अगर हम क्लोरीन माने 3 क्लोरीन पर कुल -3 आवेश है, तो इसलिए इसका तुल्यांकी भार अणु भार अपॉन 3 होगा। कई बार हमको एसिडिक सॉल्ट्स देखने को मिलते हैं, तो एसिडिक सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं, वो लवण होते हैं जो कैटायन के साथ साथ हाइड्रोजन आयन भी दे रहे हैं। तो इसका तुल्यांकी भार होगा लवण का सूत्र भार बटा विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। और 2 उदाहरणों के द्वारा ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सोडियम बाइकार्बोनेट में चूंकि 1 प्रोटॉन है तो अणु भार अपॉन 1, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट में 2 प्रोटॉन मिलेंगे, इसलिए अणु भार अपॉन 2 इसका तुल्यांकी भार होगा। अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, अम्ल का तुल्यांकी भार। एक बहुत साधारण सी डेफिनेशन में हम लोग कह देते हैं अम्ल का अणु भार अपॉन अम्ल की क्षारकता। क्षारकता क्या है इसको समझ लीजिए। कोई भी अम्ल कितने प्रोटॉन त्याग रहा है, ये उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है, बेसिसिटी ऑफ द एसिड। और उसी संख्या से अगर हम भाग दे दें तो अणुभार को, तो वो हमारा तुल्यांकी भार हो जाएगा। जैसे HCl में 1 रिप्लेसिएबल प्रोटॉन है, विस्थापनशील हाइड्रोजन 1 है, इसलिए अणुभार अपॉन 1। सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 है, 2 रिप्लेसिएबल हाइड्रोजन है, इसलिए हमने अणुभार अपॉन 2 किया है। कुछ जो कॉमन जो प्रमुख एसिड्स हैं उनका हमने तुल्यांकी भार कैलकुलेट करके दिखाया है इस टेबल में। आप देखिए क्षारकता जितनी होगी अणुभार को हम उतने से डिवाइड करेंगे। अब यहां पर यह चीज दिखती बहुत सरल है। हम लोग जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड में 2 विस्थापनशील हाइड्रोजन है, इसलिए अणुभार अपॉन 2 कर देते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी अभिक्रियाएं हैं जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड का केवल 1 प्रोटॉन विस्थापित होता है। उसका उदाहरण है NaOH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड NaHSO4। इसका मतलब है केवल 1 प्रोटॉन विस्थापित हो रहा है। तो इसलिए इस केस में सल्फ्यूरिक एसिड का तुल्यांकी भार अणुभार अपॉन 1 होगा, न कि अणुभार अपॉन 2। लेकिन अगर दोनों ही प्रोटॉन विस्थापित हो जाएं सल्फ्यूरिक एसिड के, जैसा नीचे रिएक्शन में दिया है, तो तुल्यांकी भार अणुभार अपॉन 2 हो जाएगा। अब
H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, इसमें 3 विस्थापनशील हाइड्रोजन है। अगर एक प्रोटॉन हट रहा है तो अणु भार अपॉन 1, अगर 2 प्रोटॉन हट रहा है तो अणु भार अपॉन 2, और अगर तीनों प्रोटॉन हट रहे हैं रिएक्शन में तो अणु भार अपॉन 3 तुल्यांकी भार होगा। एसिटिक एसिड का हम उदाहरण लेते हैं। देखने में लगता है कि यहां 4 हाइड्रोजन है, लेकिन आप ये देखिए कि कितने विस्थापनशील हाइड्रोजन हैं, कितने हाइड्रोजन ऐसे हैं जो बेस से रिप्लेस होंगे, और जो CH3COOH है यही H विस्थापनशील हाइड्रोजन है, और इसलिए इसका तुल्यांकी भार अणु भार अपॉन 1 होगा। मगर क्या सभी केसेस में स्थितियां इतनी ही आसान हैं? तो फास्फोरस के जो ऑक्सी एसिड हैं या बोरिक एसिड, इनका तुल्यांकी भार क्या होगा? जरा आइए इसको भी समझते हैं। फास्फोरस कई ऑक्सी एसिड बनाता है, लेकिन आपके हिसाब से हमने 3 प्रमुख ऑक्सी एसिड लिया है, H3PO2, H3PO3 और H3PO4, जिनका नाम क्रमशः हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड और फास्फोरिक एसिड। देखने से लग रहा है कि तीनों मॉलिक्यूल्स में, तीनों अणुओं में विस्थापनशील हाइड्रोजनों की संख्या 3 है। अब जरा इसकी संरचना हम देखें, तब हमको समझ में आएगा कि इनका तुल्यांकी भार क्या होगा। आप देखिए कि जिसको हमने A लिखा है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, उसमें केवल 1 OH समूह है, दूसरे में फास्फोरस एसिड में 2 OH समूह है, और तीसरे में फास्फोरिक एसिड में 3 OH समूह है। असल में क्या है कि जो pH की बॉन्ड एनर्जी है और जो PO की बॉन्ड एनर्जी है वो ज्यादा होती है वनिस्बत OH के बॉन्ड एनर्जी के। इसलिए P से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन वो विस्थापित नहीं होता है, बल्कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड कमजोर होने के नाते यहां से हाइड्रोजन विस्थापित होता है। तो मूल में ये बात है कि जो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ऑक्सी अम्लों की मैं बात कर रहा हूं, जो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है वह विस्थापनशील है और वही उसकी क्षारकता कहलाएगी। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड की क्षारकता 1 है, फास्फोरस एसिड की क्षारकता 2 है और फास्फोरिक एसिड की क्षारकता 3 है, और उसी हिसाब से इनका तुल्यांकी भार क्रमशः अणु भार अपॉन 1, अणु भार अपॉन 2 या अणु भार अपॉन 3। लेकिन यहां एक बार मैं फिर आपको बता रहा हूं कि जो फास्फोरिक एसिड जिसमें 3 OH हैं और जिसकी क्षारकता 3 है, तीनों प्रोटॉन हटेंगे या 2 हटेंगे या 1 हटेगा, यह उस पर्टिकुलर रिएक्शन पर डिपेंड करेगा। अमुक रिएक्शन पर ही कितने प्रोटॉन हट रहे हैं वह तय होगा, और उसी से तुल्यांकी भार भी तय होगा। एक अच्छा उदाहरण बोरिक एसिड का है। बोरिक एसिड का फॉर्मूला H3BO3 है या BOH3। देखने से लगता है कि इसमें 3 OH हैं और 3 हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएंगे, और इसकी क्षारकता 3 होनी चाहिए। असल में बोरिक एसिड में बोरॉन या बोरिक एसिड एक लुईस एसिड है जिसमें बोरॉन का अष्टक पूरा नहीं है, इसलिए बोरिक एसिड कभी प्रोटॉन नहीं त्यागता है। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण इसे, जब ये एक व्हाइट सॉलिड है, ठोस है सफेद रंग का, और जब इसे पानी में हम घोलते हैं, जब इसका जलीय विलयन बनता है, तो असल में ये जल टूटकर एक H आयन देता है और एक OH आयन बोरिक एसिड को देता है, जिससे टेट्राबोरेट आयन ये बनता है, जो कि उसका संयुग्मी क्षार है, कॉन्जुगेट बेस है, BOH4-। आप देखिए इस अभिक्रिया में केवल 1 प्रोटॉन निकल रहा है, और 1 प्रोटॉन निकलने के कारण बोरिक एसिड को हम ये मानते हैं कि उसकी क्षारकता 1 है, और इसलिए उसका तुल्यांकी भार अणु भार अपॉन 1 होगा। कैसे ये प्रोटॉन निकल रहा है, इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म दिखाई गई है। अब हम लोग आते हैं क्षारों के तुल्यांकी भार पर। क्षार का अणु भार अपॉन क्षार की अम्लता। क्षार की अम्लता क्या है? जितने OH कोई क्षार अणु दे सकता है, विस्थापनशील OH समूहों की संख्या को हम क्षारकता कहते हैं,
अम्लता कहते हैं। अम्ल की क्षारकता होती है और क्षार की अम्लता होती है। तो कितने विस्थापनशील OH समूह हैं उससे तुल्यांकी भार तय होगा। NaOH का तुल्यांकी भार अणुभार अपॉन 1, क्योंकि OH 1 है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में तुल्यांकी भार अणुभार अपॉन 2 होगा। लेकिन ये जो बातें अम्ल के लिए कही गई हैं, यही सारी बातें क्षार पर भी लागू होती हैं कि कितना OH रिप्लेस हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। यहां कुछ जो महत्वपूर्ण क्षार हैं NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्षारकता 1, 2 और 3 है और इसलिए तुल्यांकी भार में 1, 2 और 3 संख्या से डिवाइड किया गया है अणुभार। अब यहां भी एक जटिल प्रश्न है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीकारक और रिड्यूसिंग एजेंट अपचायक का तुल्यांकी भार क्या होगा, क्योंकि इनका भी तुल्यांकी भार परिवर्तनशील होता है, परिवर्तनीय होता है अभिक्रिया के अनुसार। तो ऑक्सीकारक या अपचायक जिसकी हम बात करें का अणुभार अपॉन एक अणु में ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन, या ऑक्सीकारक या अपचायक का अणुभार अपॉन एक अणु द्वारा प्राप्त किए हुए या त्याग किए हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से निकालना चाहते हैं तो ऊपर वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट, उससे निकालना चाहते हैं तो नीचे वाला सूत्र इस्तेमाल करेंगे। किसी रिडॉक्स अभिक्रिया में एक अभिकारक, एक रिएक्टेंट ऑक्सीकारक और दूसरा अपचायक होता है। ऑक्सीकारक वह पदार्थ है जो किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और उसके ऑक्सीकरण संख्या में कमी आती है। इसी प्रकार अपचायक वह पदार्थ है जो किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और उसके ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। इनको भी हम 1-2 उदाहरणों के द्वारा समझा पाएंगे। जैसे केमेनोफोर का ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन है और आप देखिए सल्फ्यूरिक एसिड भी लिया गया है। इसका मतलब है कि यह अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में कराई जा रही है। अम्लीय माध्यम में केमेनोफोर MnSO4 में परिवर्तित होता है और ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सीडाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड में। ऑब्वियसली जो ऑक्सीकारक है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करेगा। केमेनोफोर में ऑक्सीकरण संख्या मैंगनीज की +7 है। MnSO4 में मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या 2 है, इसलिए ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन 5 इकाई का हो रहा है प्रति अणु। इसलिए केमेनोफोर का तुल्यांकी भार अम्लीय माध्यम में अणुभार अपॉन 5 होगा। अगर हम कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या देखें तो इसमें परिवर्तन हो रहा है 4-3 यानी 1 इकाई का। लेकिन चूंकि ऑक्सैलिक एसिड में 2 कार्बन हैं, इसलिए जो ऑक्सीकरण संख्या प्रति अणु, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको ध्यान दीजिएगा। एक अणु में कितना परिवर्तन हो रहा है, न कि एक परमाणु में, ये 2 इकाई होगी। इसलिए ऑक्सैलिक एसिड का तुल्यांकी भार अणुभार अपॉन 2 होगा। दूसरा उदाहरण भी हम ले सकते हैं, केमेनोफोर + KBr। आप देखिए इसमें कहीं एसिड नहीं इस्तेमाल है, इसलिए यह अभिक्रिया उदासीन माध्यम में किया गया है और उदासीन माध्यम में केमेनोफोर +7 से MnO2 में अपचयित होता है, जिसमें मैंगनीज का ऑक्सीकरण संख्या +4 है। इसी तरह KBr -1 से पोटेशियम ब्रोमेट में ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिसका ऑक्सीकरण संख्या 5 है। तो मैंगनीज के ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन 3 इकाई की है, इसलिए उसका तुल्यांकी भार अणुभार अपॉन 3, और ब्रोमीन के ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन 6 इकाई का हो रहा है, इसलिए KBr का तुल्यांकी भार अणुभार अपॉन 6 होगा। तो ये बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए आपके मस्तिष्क में कि अभिक्रिया कैसे हो रही है, अम्लीय माध्यम में है या क्षारीय माध्यम में है या उदासीन माध्यम में है। मतलब अभिक्रिया के अनुसार पदार्थ का तुल्यांकी भार परिवर्तित होगा। ये हमने एक टेबल बनाया है, कुछ और उदाहरणों को दिया है। इसमें इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर है। आप पहले वाले रिएक्शन में देखें
कि डाइक्रोमेट आयन 6 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इसलिए अणु भार बटा 6 होगा इसका तुल्यांकी भार। केमेनोफोर अम्लीय माध्यम में अणु भार अपॉन 5 होगा, क्योंकि यहां 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। उदासीन माध्यम में 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर चेंज हो रहा है, इसलिए अणु भार अपॉन 3 होगा। इसी प्रकार से हम अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उतना अणु भार अपॉन वो संख्या। हमने इस टेबल को ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर बनाया है कि हमारा अभिकारक क्या है, उसमें ऑक्सीकरण संख्या क्या है, उत्पाद क्या है, उसमें ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन कितना हो रहा है प्रति परमाणु, और फिर अगला कॉलम है प्रति अणु। तो प्रति अणु जितना परिवर्तन हो रहा है अणु भार अपॉन वह परिवर्तित संख्या। तो जैसे अगर परिवर्तन हो रहा है 6 इकाई का, तो तुल्यांकी भार हो जाएगा अणु भार अपॉन 6। इसी तरह हमने H2O2, ऑक्सलेट आयन, थायोसल्फेट आयन का भी उदाहरण दिया है। थायोसल्फेट आयन लास्ट लिखा हुआ है, उसमें सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या +2 है, लेकिन जब टेट्राथायोनेट आयन बन रहा है S4O6 तो उसमें ऑक्सीकरण संख्या 2.5 है। ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तन प्रति अणु 0.5 है, लेकिन 2 सल्फर हैं, इसलिए 1 यूनिट का चेंज हो रहा है और अणु भार अपॉन 1। अब तुल्यांकी भार का उपयोग कहां पर है? बहुत लंबी लिस्ट है, हमने केवल एक को लिया है, सांद्रता ज्ञात करने। सांद्रता कई प्रकार की हैं, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, नॉर्मलता। इन सभी में नॉर्मलता एक ऐसी सांद्रता यूनिट है जिसमें हमें तुल्यांकी भार के ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। नॉर्मलता को हम परिभाषित करते हैं किसी दिए गए ताप पर 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के 1 ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या। अब यहां देखिए हमने लिखा है किसी दिए गए ताप पर, यह टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट है, तापमान पर निर्भर करती है, क्योंकि इसमें आयतन लिया गया है, आयतन तापमान के हिसाब से चेंज होता है। अगर किसी विलयन की नॉर्मलता 1 है तो उसे हम 1 नॉर्मल कहेंगे। इसी प्रकार n/10 को हम डेसी नॉर्मल या n/100 को सेंटी नॉर्मल कहेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण इक्वेशन है, W = NeV अपॉन 1000, कि हम कितना तौलें कि हमें कितने पदार्थ, कितने नॉर्मेलिटी का सोल्यूशन बने अगर हम उसको एक दिए गए वॉल्यूम में घोल रहे हैं। तो बीएससी के बच्चों को इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। नॉर्मलता और मोलरता में ये संबंध है, नॉर्मलता = मोलरता इंटू विलेय का अणु भार अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार। तो जाते जाते एक बात मैं जरूर कहूंगा कि पदार्थों का तुल्यांकी भार परिवर्तनीय हो सकता है, ये बात ध्यान रखिए। सही निर्धारण के लिए ऑक्सीकरण संख्या, अणुओं की संरचना और रासायनिक अभिक्रिया, इसका सही ज्ञान आवश्यक है। और अगर ये आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि तुल्यांकी भार बहुत रोचक है, बहुत सरल है, और इससे आंकिक गणनाओं में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो तुल्यांकी भार की संकल्पना क्वेश्चन मार्क से वाह तक है। मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं।